नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में पाठ 10 आपदा प्रबंधन इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं पाठ 10 का स्वाध्याय। ये है पाठ 10 आपदा प्रबंधन, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, सारणी पूर्ण कीजिए। वाहन दुर्घटना दिया गया, कगार ढहना, दावा नल, चोरी। यहाँ पे दंगल नहीं दंगा होना चाहिए। युद्ध, महामारी, पानी की कमी, टिड्डी दल का हमला, वित्त मंदी, बाढ़ और अकाल। इसका हमको आपदा लिखना है, लक्षण लिखना है, परिणाम लिखना है और उपाय योजना लिखना है। तो हम लोग एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वाहन दुर्घटना का लिखते हैं। आपदा में उसका लक्षण क्या है, यातायात ठप हो जाता है, रास्ते पर भीड़ जमा हो जाती है। और उसका परिणाम क्या आएगा, कोई भी व्यक्ति घायल हो जाता है। बड़ी दुर्घटना होने पर एक ही समय पर अनेक लोग घायल हो जाते हैं। अनेक वाहन टकराने से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसका उपाय क्या है, सर्वप्रथम भीड़ को हटाकर पुलिस बुलानी चाहिए। घायल व्यक्ति को प्रथमोपचार देकर अस्पताल ले जाना चाहिए। अब दूसरा है कगार ढहना या भूस्खलन। इसका लक्षण क्या है, भूस्खलन की गंभीरता तथा भयावहता भूस्खलन ग्रस्त स्थान पर निर्भर करती है। इसका परिणाम क्या आएगा, यदि पहाड़ के किनारे पर घर स्थित हो तो भूस्खलन से चट्टान खिसकने पर लोगों के घर चट्टान तथा मिट्टी के ढेर से दब जाते हैं। रास्ते के किनारे पर भूस्खलन होने से चट्टान तथा मिट्टी के ढेर रास्ते पर गिर जाते हैं। इससे यातायात बाधित हो जाता है। और इसका उपाय क्या है, आपदाग्रस्त लोगों को मिट्टी तथा चट्टान के ढेर से बाहर निकाल कर उन्हें चिकित्सीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। अब दावानल का देखते हैं। दावानल का लक्षण क्या है, वातावरण में चारों ओर धुआं फैल जाता है। यदि यह आग या दावानल प्राकृतिक वन में लगी हो तो पशु तथा पक्षी यहाँ वहाँ भागकर अपनी जान बचाते हैं। वन से आग की विशाल लपटें उठती हुई दिखाई देती है। इसका परिणाम क्या होगा, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। और इसका उपाय है, यदि वन का दावानल या आग आसपास के क्षेत्र में फैल रही हो तो अग्निशमन दल को आग बुझाने के लिए बुलाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जल गया हो या घायल हो गया हो तो उसे चिकित्सीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। चौथा है चोरी। चोरी का लक्षण क्या है, दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया जाता है। घर का सामान अस्त व्यस्त यहाँ वहाँ बिखरा हुआ दिखाई देता है। इसका परिणाम क्या है, बड़े पैमाने पर आर्थिक हानि होती है। इसके अतिरिक्त गंभीर मानसिक आघात भी लगता है तथा मानसिक तनाव भी उत्पन्न होता है। इसका उपाय है, पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए तथा पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़वाना चाहिए। आपके बुक में दंगल दिया गया है लेकिन यहाँ पे दंगा आएगा आपदा में। इसका लक्षण है, शहर अथवा गांव में भय का वातावरण उत्पन्न होता है तथा सन्नाटा छा जाता है। लोग समूह में इकट्ठे होकर गुप्त रूप से इधर उधर की चर्चा करते हैं। अफवाहें फैलती रहती है। इसका परिणाम है आर्थिक हानि। सभी लोगों को आर्थिक तथा जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। महंगाई में वृद्धि हो जाती है। खाद्यान्नों की कमी हो जाती है। संपूर्ण देश में असुरक्षा की भावना फैल जाती है। इसका उपाय क्या है, दंगा रोकना छोटे बच्चों का काम नहीं है। दंगा रोकने के लिए पुलिस दल ही कोई उपाय कर सकता है। शांति समिति की स्थापना करके प्रत्येक बस्ती के लोगों का इसमें सहयोग लिया जाता है। पांचवा है युद्ध। युद्ध का लक्षण क्या है, देश के सीमावर्ती प्रदेशों में तनावपूर्ण वातावरण। दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध गोलीबारी करते रहते हैं। इसका परिणाम क्या आएगा, आर्थिक हानि, सभी प्रकार का नुकसान, अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। महंगाई प्रचंड रूप से बढ़ जाती है। खाद्यान्न भंडार में कमी आ जाती है। संपूर्ण देश में असुरक्षा तथा भय का वातावरण फैल जाता है। इसका उपाय क्या है, दोनों शत्रु राष्ट्रों के मध्य शांति स्थापित करना चाहिए तथा इन देशों में एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। अब कौन सी आपदा है, महामारी। इसका लक्षण क्या है, विशेष रोग से पीड़ित लोगों की संख्या में अचानक वृद्धि, दवाखाना तथा अस्पताल में लोगों की भारी भीड़। इसका परिणाम क्या होगा, अधिक संख्या में लोग बीमार पड़ जाते हैं। इनमें से अनेक लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। दवाई की दुकानों में भीड़ बढ़ जाती है। इसका उपाय है, सामूहिक टीकाकरण तथा रोग प्रतिबंधक का उपाय करना चाहिए। अगला आपदा है पानी की कमी। इसका लक्षण है, पानी की कमी का आभास होता है। घर की स्त्रियां दूरवर्ती गांवों या जलाशय से पानी लाती हैं। शहर में समय पर नल में पानी नहीं आता है।
इसका परिणाम क्या है? सूखा, अकाल पड़ता है, पानी के अभाव में फसलें सूख जाती है, पालतू जानवर मर जाते हैं, अनेक लोगों को स्थानांतरण करना पड़ता है। इसका उपाय क्या है? पानी प्रबंधन की योजना बनानी चाहिए, वर्षा के पानी का संचय करने की योजना तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त पानी की संवर्धन की योजना भी बनानी चाहिए। अगला आपदा क्या है? टिड्डी दल का हमला। इसका लक्षण क्या है? खड़ी फसल को नुकसान होने लगता है, बड़ी संख्या में टिड्डी दल खेतों में दिखाई देते हैं। इसका परिणाम क्या है? फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इसका उपाय है उचित ढंग से रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। अगला आपदा क्या है? आर्थिक मंदी। इसके लक्षण क्या है? देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव दिखाई देता है, शेयर बाजार में मंदी छा जाती है। इसका परिणाम क्या होगा? गरीबी बढ़ जाती है, लोगों की क्रय विक्रय करने की क्षमता में कमी आ जाती है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। इसका उपाय क्या आएगा? उद्योग धंधा करने के लिए आर्थिक योजनाएं बनाई जाती है, नौकरी के अवसर बढ़ाए जाते हैं। अगला आपदा क्या है? बाढ़। इसका लक्षण क्या है? नदी नाले में पानी का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसका परिणाम क्या है? नदी नाले के किनारे पर स्थित घरों में पानी प्रवेश कर जाता है, निचले भागों में पानी जमा हो जाता है, संपूर्ण प्रदेश जलमग्न हो जाता है। इसका उपाय क्या है? निचले भागों से स्थानांतरण करना चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से बाढ़ के पानी से दूर रहना चाहिए, बाढ़ के पश्चात महामारी न फैले इसका ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट वाला आपदा है अकाल। इसका लक्षण क्या है? कम वर्षा होती है, बांध में संचित पानी भी कम हो जाता है, फसल नहीं उगती है, भूमि में दरार पड़ जाती है, पानी के अभाव में किसान खेती नहीं कर पाता है। इसका परिणाम क्या आएगा? लोग और जानवर भूखे रहते हैं, चारा के अभाव में पालतू प्राणी मर जाते हैं, अन्न की कमी उत्पन्न हो जाती है, खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। और उपाय में क्या आएगा? अकाल से पीड़ित क्षेत्रों में जल संचय इत्यादि उपाय वर्षा ऋतु के पहले ही करना चाहिए। कम पानी पर आधारित फसलों की खेती करनी चाहिए। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? टिप्पणी लिखिए। उसमें से पहला है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके उत्तर में आएगा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रशासकीय स्तर पर कार्य करता है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक की आपदाओं के नियंत्रण तथा निवारण का कार्य करता है। आपदा आने पर उस पर नियंत्रण तथा उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निवारण का कार्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का समावेश होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तहसील आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा गांव स्तर की समितियां कार्य करती हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला अधिकारी होता है। तहसील आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष तहसीलदार होता है। इसी प्रकार गांव स्तर की प्रबंधन समिति का अध्यक्ष गांव का सरपंच होता है। इस प्रकार जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्य अबाधित रूप से चलता रहता है। प्रत्येक स्तर पर सामाजिक संस्थाएं तथा विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, उदाहरण मौसम विभाग, सहायता करते रहते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए प्रत्येक जिला अधिकारी उत्तरदायी होता है। प्रत्येक जिला अधिकारी जिले में चल रहे पुनर्वसन के कार्यक्रम का नियंत्रण समन्वय करता है। इसके अतिरिक्त जिला अधिकारी प्रत्येक पुनर्वसन के कार्यक्रम की योजना बनाता है। इस योजना का क्रियान्वयन तथा समय समय पर पुनरावलोकन भी जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्वरूप। इसके उत्तर में आएगा आपदा की रोकथाम करना तथा आपदा आने पर उसका सामना करना इत्यादि बातों का समावेश आपदा प्रबंधन में किया जाता है। इन सभी कार्यों में आपदा पर रोकथाम लगाने की योजना, आपदा का निवारण तथा पुनर्वसन, पुनर्निर्माण इत्यादि महत्वपूर्ण घटकों पर भी विचार विमर्श किया जाता है। तत्पश्चात इन घटकों पर विचार विमर्श करने के पश्चात आपदा का निवारण करने के लिए कार्य योजना बनाई जाती है। इन सभी कार्यों का सूत्र संचालन आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा आपदा प्रबंधन केंद्र करते हैं। आपातकालीन नियोजन चक्र के अनुसार पूर्व तैयारी, विमोचन, सुसज्जता, प्रतिसाद, पुनरुत्थापन, पूर्ववत्ता तथा आपदा का आघात इत्यादि विभिन्न चरणों में आपदा का सामना किया जाता है। आपदा के स्वरूप और व्याप्ति पर विचार विमर्श करके तत्काल निर्णय लेकर आपदा प्रबंधन किया जाता है। सामान्य लोगों के दृष्टिकोण से दूर संचार व्यवस्था, संक्रमणावस्था तथा पुनर्निर्माण अवस्था के द्वारा आपदा का सामना किया जा सकता है।
अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, अभिरूप सराव। इसके उत्तर में आएगा अभिरूप सराव भविष्य में होने वाली आपदा से निपटने का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। अभिरूप सराव या मॉक ड्रिल आपदा की स्थिति में तुरंत और कम से कम समय में तैयारी करके स्थिति का मापन करने का एक साधन है। किसी भी आपदा से संबंधित प्रतिसाद प्रक्रिया को जांचने के लिए आपदा आने के पश्चात की स्थिति का आभासी संचालन करते हैं। आपदा आने पर उससे निपटने के लिए कुछ योजनाएं पहले से ही बनाई जाती है। आपदा से निपटने के लिए योजना के अनुसार बनाई गई सभी कृतियां सफल होंगी या नहीं, इसकी जांच प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा की जाती है। इस प्रकार आपदा से निपटने के लिए बनाई गई कृतियों अथवा यंत्रणा की कार्य क्षमता को जांचने के लिए अभिरूप सराव या मॉक ड्रिल उपयुक्त होता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, आपदा प्रबंधन कानून 2005। इसके उत्तर में आएगा भारत सरकार ने वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन कानून पारित किया। इस कानून के अनुसार आपदाग्रस्त लोगों को तत्काल मदद दी जाती है। जान माल तथा आर्थिक नुकसान से पीड़ित लोगों को मानवता के आधार पर सहायता देकर उनका पुनर्वसन किया जाता है। आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल की स्थापना की गई है। इस दल का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल की 12 टुकड़ियां कार्यरत हैं। प्रत्येक राज्य में सेना की सहायता से यह दल कार्य करता है। महाराष्ट्र में केंद्रीय आरक्षित बल के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल कार्यरत है। इस दल के जवानों ने देश में आने वाले तूफान, भूस्खलन, चट्टानों का खिसकना, इमारतों का गिरना जैसी अनेक आपदाओं के निवारण और रक्षा करने का कार्य किया है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें से पहला है, आपदाओं की घटना के पश्चात जिला आपदा नियंत्रण केंद्र की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, आपदाओं के आघात के पश्चात अथवा आपदा की पूर्व सूचना मिलने के पश्चात ही जिला आपदा नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाती है। दूसरा, इस केंद्र के द्वारा आपदा के बारे में विविध प्रकार के अनुमान और जानकारी जुटाई जाती है। तीसरा, आपदा नियंत्रण केंद्र अतिरिक्त मदद और निरंतर जांच करने के लिए केंद्र तथा राज्य के विभिन्न घटकों जैसे सेना, वायुसेना, नौसेना, दूरसंचार, यातायात, पैरामिलिट्री फोर्स इत्यादि से निरंतर संपर्क में रहते हैं। और चौथा है, आपदा नियंत्रण केंद्र जिले के स्वयंसेवी संगठनों को एकत्रित करके आपदा निवारण कार्यों में उनका उपयोग करते हैं। आपदा से निपटने के लिए विभिन्न कार्यों में इन संगठनों की सहायता ली जाती है। आपदा नियंत्रण केंद्र आपदा संबंधित विभिन्न सूचनाओं को घोषित करने तथा उनका उपयोग करने की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, दूसरे महायुद्ध के बाद मानवीय आपदाओं में वृद्धि होने के कारण बताइए। इसके उत्तर में आएगा पहला, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात लोगों में भौगोलिक, धार्मिक, आनुवंशिक भेदभाव बढ़ गए। विश्व के नागरिकों के मध्य शांति और भाईचारे की भावना नष्ट हो गई। दूसरा, नाजियों के अत्याचार के कारण लोगों में मन मुटाव तथा तनाव बढ़ गया। आतंकवाद, अपहरण, डकैती इत्यादि सामाजिक संघर्षों में वृद्धि हुई। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर अत्यधिक आर्थिक नुकसान हुआ। इस आर्थिक नुकसान की पूर्ति करने के लिए प्रौद्योगिकी और विज्ञान का दुरुपयोग किया गया। चौथा, दूसरे विश्व युद्ध के अंत में परमाणु बम का प्रयोग किया गया। इस परमाणु बम के विस्फोट के कारण विश्व भर के नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। पांचवा, सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, आनुवंशिक तथा धार्मिक भेदभाव जैसी अनेक समस्याएं बढ़ गई। इन समस्याओं के कारण विभिन्न देशों में अशांति का वातावरण निर्मित हो गया। और छठवा है, इसके बाद आने वाले समय में विश्व भर में पड़ोसी देशों से युद्ध होना शुरू हो गया। युद्ध के कारण विभिन्न देशों की भौगोलिक सीमाएं बदल गई तथा लोगों में असुरक्षा की भावना निर्मित हो गई। इन सभी कारणों से मानव निर्मित आपदाओं में वृद्धि हुई। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, आपदा प्रबंधन के उद्देश्य कौन से हैं। इसके उत्तर में आएगा, आपदा प्रबंधन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, आपदाओं के समय मानव समाज में होने वाली हानि को दूर करना तथा इनसे लोगों को मुक्त करना। दूसरा, जीवनावश्यक वस्तुएं आपदाग्रस्त लोगों तक उचित रूप से पहुंचाकर आपदाओं की तीव्रता और आपदा के पश्चात आने वाले दुख तकलीफ को कम करना। तीसरा, आपदाग्रस्त मानवीय जीवन पुनः सुचारू रूप से शुरू करके उस प्रदेश का मानवीय जीवन पूर्व स्थिति में लाना। चौथा, आपदाग्रस्त लोगों का पुनर्वसन उचित ढंग से करना। और पांचवा है, आपदाओं के संरक्षणात्मक उपायों का नियोजन करके भविष्य काल में ऐसी आपदाओं के दुष्परिणाम नहीं होंगे या आपदाएं आई भी तो उसकी तीव्रता कम करने के लिए सावधानियां बरतना।
अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, प्रथमोपचार का प्रशिक्षण लेना क्यों आवश्यक है। इसके उत्तर में आएगा, आपदा आने पर चिकित्सीय मदद प्राप्त होने तक तत्काल घायल व्यक्ति का इलाज करना आवश्यक होता है। ऐसे समय प्रथमोपचार की जानकारी होने पर किसी व्यक्ति के प्राण बचाए जा सकते हैं। इस प्रकार की आपदा हमारे कक्षा के मित्रों, घर के लोगों, आसपास के लोगों पर या किसी भी व्यक्ति पर आ सकती है। इन लोगों को शारीरिक कष्ट भी हो सकता है या इनकी जान भी जा सकती है। यदि ऐसे समय पर हमें प्रथमोपचार की जानकारी हो तो हम उनका उपचार कर सकते हैं या उनके प्राण बचा सकते हैं। इसलिए प्रथमोपचार का प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, आपदाग्रस्त रोगी का वहन करने के लिए कौन कौन सी पद्धतियों का उपयोग करते हैं। इसके उत्तर में आएगा, आपदाग्रस्त रोगियों का वहन करने के लिए आगे दी गई पद्धतियों का उपयोग करते हैं। पहला, झूला या हिंडोला पद्धति। इस पद्धति का उपयोग कम वजन वाले व्यक्ति तथा बच्चों के लिए किया जाता है। दूसरा, पीठ पर उठा लेना। इस पद्धति का उपयोग बेहोश व्यक्तियों को पीठ पर उठाकर ले जाने के लिए किया जाता है। तीसरा, कंधे का सहारा देकर चलाना। यदि किसी व्यक्ति के एक पैर पर घाव लगा हो या उसे कोई चोट लगी हो तो इस व्यक्ति को कंधे का सहारा देकर आसानी से उसे ले जाया जा सकता है। इससे उसके दूसरे पैर पर कम से कम भार देकर ले जाया जा सकता है। चौथा, उठाकर ले जाना या खींचकर ले जाना। बेहोश व्यक्ति को थोड़ी दूर ले जाने के लिए इस पद्धति का उपयोग करते हैं। पांचवा, 4 हाथों की बैठक। जब रोगी के कमर के नीचे के अंगों को आधार अथवा सहारे की आवश्यकता होती है तब इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। छठवां, 2 हाथों की बैठक। जो रोगी स्वयं को सहारा देने या आधार देने के लिए अपने हाथों का उपयोग नहीं कर पाते हैं परंतु अपने शरीर को सीधा रख सकते हैं, ऐसी स्थिति में इस पद्धति का उपयोग करके उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। और सातवां है स्ट्रेचर। आपातकाल में हमेशा ही स्ट्रेचर का उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संरचना अनुसार आपके विद्यालय के संदर्भ में संरचना तैयार कीजिए। यहाँ पे आएगा पाठशाला का प्रबंधन या मैनेजमेंट। इसके 3 पार्ट है, पाठशाला के चिकित्सीय अधिकारी, मुख्याध्यापक और पालक प्रतिनिधि। अब मुख्याध्यापक में भी 3 है, पर्यवेक्षक, आपदा प्रबंधन के लिए प्रभारी शिक्षक और उप मुख्याध्यापक। पर्यवेक्षक में कौन कौन आएगा, कक्षाध्यापक, चपरासी, महिला चपरासी। और कक्षाध्यापक के अंतर्गत कौन आएगा, विद्यार्थी प्रतिनिधि का बालक या विद्यार्थी प्रतिनिधि की बालिका। और यहाँ पे आपदा प्रबंधन के लिए प्रभारी शिक्षक के अंतर्गत कक्षाध्यापक और कक्षाध्यापक के अंतर्गत विद्यार्थी प्रतिनिधि आएंगे। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, आपने अनुभव की 2 आपदाओं के कारण, परिणाम तथा की गई उपाय योजनाओं के बारे में लिखिए। मतलब ये वाला प्रश्न का उत्तर आपको अपने मन से लिखना है। आपने अपने लाइफ में ऐसी कौन सी 2 आपदाएं देखी है, उसका कारण लिखना है, उसका परिणाम लिखना है और उसके लिए आप लोगों ने कौन सा उपाय किया था वो आपको लिखना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 6वें प्रश्न में क्या दिया गया, आपके विद्यालय के लिए आपदा पूर्व प्रबंधन संबंधी किन किन बातों की आप जांच करेंगे, क्यों। इसके उत्तर में आएगा, हम अपने विद्यालय में स्थापित आपदा पूर्व प्रबंधन संबंधित निम्नलिखित बातों की जांच करेंगे। पहला, क्या पाठशाला का फोन ठीक से कार्य कर रहा है। दूसरा, क्या पाठशाला के प्रत्येक कक्षा में प्रथमोपचार पेटी है। तीसरा, क्या पाठशाला में कुछ मूलभूत दवाइयां हैं। चौथा, क्या छोटे बच्चों की कक्षाओं के बच्चों को तत्काल राहत देने वाली टीम तैयार है। पांचवा, क्या पाठशाला के प्रत्येक कक्षा के मॉनिटर अथवा प्रीफेक्ट ने अभिरूप सराव या मॉक ड्रिल में भाग लिया है, क्या उन्हें प्रथमोपचार की जानकारी है। छठवां, क्या आपातकालीन परिस्थिति में पालक प्रतिनिधि का दूरध्वनि क्रमांक उपलब्ध है। सातवां, क्या पाठशाला परिसर में चिकित्सीय अधिकारी या डॉक्टर उपस्थित रहते हैं। आठवां, क्या पाठशाला में पर्याप्त पीने का पानी तथा नाश्ता के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध है। नौवां, क्या पाठशाला की सीढ़ियां तथा गलियारा बच्चों की आपातकालीन निकासी के लिए उपयुक्त है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया, आपदाओं के प्रकार पहचानिए और परिणाम स्पष्ट कीजिए। पहला है आतंकवाद। तो आतंकवाद का प्रकार क्या है, इसके उत्तर में आएगा मानव निर्मित और हेतु पुरस्सर है। स्पष्टीकरण में क्या आएगा, आतंकवाद के कारण कई निरपराध नागरिक मारे जाते हैं, कुछ नागरिक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, कुछ नागरिक स्थायी रूप से अपंग बन जाते हैं। आतंकवाद के कारण विभिन्न इमारतों, स्थानों तथा वाहनों को नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक निजी तथा सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। आनुवंशिक अथवा धार्मिक तनाव, मनमुटाव भी बढ़ जाता है।
गांव तथा शहर का वातावरण बिगड़ जाता है। संपूर्ण समाज असुरक्षा तथा भय के वातावरण के कारण दबा हुआ अनुभव करता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, जमीन की धूप। देखो यहाँ पे ये जो जमीन की धूप दिया गया है ना, ये मराठी शब्द है। हिंदी में आएगा मिट्टी का कटाव अथवा अपक्षरण। इसके उत्तर में आएगा, इसके प्रकार में आएगा प्राकृतिक, भूभौतिक, भूवैज्ञानिक। इसके स्पष्टीकरण में आएगा, जब भूमि की मिट्टी का ऊपरी उपजाऊ स्तर बढ़ जाता है तो वह मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। वृक्ष सूखकर उखड़ जाते हैं। खेती करने के लिए ऐसी भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। बहती हुई हवा, पानी अथवा जानवरों के चलने से मिट्टी का कटाव अथवा अपक्षरण होता है। मिट्टी का यह अपक्षरण पर्यावरण के लिए घातक होता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, पीलिया। इसका प्रकार क्या है, इसके उत्तर में आएगा प्राकृतिक, जैविक और प्राणीजन्य। स्पष्टीकरण में आएगा, पीलिया एक विषाणु जन्य रोग है। यह रोग प्रदूषित अन्न तथा प्रदूषित पानी के कारण फैलता है। पीलिया को नियंत्रित करना एक कठिन कार्य है। बड़े शहरों में अनेक लोग सड़क के किनारे पर स्थित ठेले पर बना हुआ खाना खाते हैं। यह खाना असुरक्षित होता है, अतः इसे खाने से लोग पीलिया रोग से पीड़ित हो जाते हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, दावानल। इसके उत्तर में आएगा प्राकृतिक, जैविक, वनस्पति जन्य। इसके स्पष्टीकरण में आएगा, बड़े जंगलों में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक मात्रा में सूखी हुई घास तथा छोटे पौधे, बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णता तथा बहती हुई हवा के कारण सूखी हुई घास, छोटे पौधों तथा अनेक बड़े वृक्षों में प्राकृतिक रूप से आग प्रज्वलित हो जाती है। यह आग पूरे जंगल में फैलकर दावानल का रूप ले लेती है। यह दावानल अनेक जैव विविधता को नष्ट कर सकता है। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न इस दावानल को बुझाना कठिन होता है। दावानल के कारण अनेक वृक्ष, पशु, पक्षी के अधिवास जलकर राख हो जाते हैं। दावानल से उत्पन्न धुएं के कारण हवा प्रदूषित हो जाती है। अब अगला करते हैं। पांचवें में दिया गया अकाल। इसके उत्तर में आएगा प्राकृतिक जलवायु से संबंधित। इसके स्पष्टीकरण में आएगा, अकाल पड़ने से पानी की कमी हो जाती है। पानी के अभाव में फसलें सूख जाती है। खाद्यान्न की भारी कमी उत्पन्न हो जाती है। पालतू जानवर पानी और चारा न मिलने पर तड़पकर मर जाते हैं। स्थानीय लोग पानी तथा खाद्यान्न की कमी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर या बड़े शहरों की ओर प्रस्थान करते हैं। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, चोरी। इसके उत्तर में आएगा मानव निर्मित हेतु पुरस्सर। स्पष्टीकरण में आएगा, चोरी होने के कारण आर्थिक हानि होती है। हमारी मेहनत से कमाई गई धनराशि, आभूषण इत्यादि की चोरी होने से हमें मानसिक धक्का लगता है तथा मानसिक संताप भी उत्पन्न होता है। कभी कभी चोर हमें शारीरिक पीड़ा भी पहुंचा देते हैं तथा छीना झपटी हाथापाई में हम पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। आठवें प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे कुछ चिन्ह दिए गए। देखो यहाँ पे चिन्ह दिया गया है, उनके बारे में स्पष्टीकरण लिखिए। इन चिन्हों को दुर्लक्षित करने पर कौन कौन सी आपदाएं आ सकती है। तो इसके उत्तर में आएगा, ऊपर दिए गए चिन्ह चेतावनी देने वाले चिन्ह हैं। इन चिन्हों को हमें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। इन चिन्हों के अर्थ क्रमशः नीचे दिए गए, मतलब यहाँ पे देखो एक लाइन से दिया गया। तो पहला प्रकोपक, दूसरा विषैला, तीसरा पर्यावरणीय संकट, चौथा स्वास्थ्य पर संकट, पांचवा संक्षारक, छठवां ऑक्सीनीकरण, सातवां ज्वलनशील, आठवां विस्फोटक और नौवां संपीड़ित। अब इसका एक एक करके देखते हैं। पहला है विस्फोटक। कुछ वस्तु और पदार्थ विस्फोटक होते हैं। ऐसी वस्तुओं का संभारण अथवा उपयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए। इन वस्तुओं के आसपास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील अथवा आग फैलाने वाली वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का विस्फोट होने पर अत्यधिक नुकसान हो सकता है, अतः किसी भी वस्तु या सामान पर ऐसे चिन्ह छपे हों तो उस वस्तु से दूर रहना चाहिए अथवा उसका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दूसरा है ज्वलनशील। विस्फोटक पदार्थों के जैसे ही ज्वलनशील पदार्थों में भी आसानी से आग लग सकती है। ज्वलनशील पदार्थों का भी सावधानी पूर्वक संभारण अथवा उपयोग करना चाहिए। तीसरा है ऑक्सीकारक। कुछ रासायनिक पदार्थ ऑक्सीकरण करते हैं। ये रासायनिक पदार्थ तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए यदि पोटेशियम परमैंगनेट जैसा रासायनिक पदार्थ कपड़े पर गिर जाए तो उसके सीसी रासायनिक बंध पर रासायनिक अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। पोटेशियम परमैंगनेट के तीव्र रासायनिक अभिक्रिया करने के गुणधर्म के कारण कपड़े में आग लग सकती है, अतः ऑक्सीकरण करने वाले पदार्थों को सावधानी पूर्वक संभालना चाहिए। चौथा है संपीड़ित गैस। संपीड़ित पदार्थों को विशिष्ट दाबों पर कुछ पात्रों में भरा जाता है, इसलिए इन्हें सावधानी पूर्वक संभालते हुए इनका उपयोग करना चाहिए, अन्यथा विस्फोटक पदार्थों के समान ही संपीड़ित पदार्थों में विस्फोट हो सकता है। पांचवा है संक्षारक। संक्षारक पदार्थ अत्यधिक क्रियाशील पदार्थ होते हैं। संक्षारक पदार्थों को केवल स्पर्श करने से ही
त्वचा, आंख, श्वसन मार्ग, पाचन संस्थान इत्यादि अंगों को तीव्र गति से नुकसान पहुंच सकता है। इन पदार्थों को छूने अथवा सूंघने से हमें अत्यधिक हानि पहुंच सकती है। इसलिए संचारक पदार्थों पर छपे हुए चेतावनी के चिन्हों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। छठवां, विषैला। विषैले पदार्थों को सूंघने अथवा उन्हें चखने से हमारे प्राणों पर संकट आ सकता है। अतः ऐसे पदार्थों के पैकेट पर विषैला पदार्थ लिखा होना आवश्यक है। इसलिए विषैले पदार्थों के पैकेट पर विषैला पदार्थों की चेतावनी वाला चिन्ह छपा होता है। ऐसे पदार्थों से जहां तक संभव हो दूर ही रहना चाहिए। सातवां है प्रकोपक। प्रकोपक पदार्थों के संपर्क में आने से त्वचा, नेत्र, नासिका मार्ग इत्यादि कोमल अंगों पर रासायनिक अभिक्रिया के होने के कारण दुष्प्रभाव पड़ता है। प्रकोपक पदार्थों के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर दमा या गंभीर त्वचा रोग होने की संभावना रहती है। आठवां, पर्यावरणीय संकट। विभिन्न पदार्थों के कारण पर्यावरण को हानि पहुंचती है। हवा, पानी अथवा भूमि को प्रदूषित करने वाले प्रदूषित पदार्थ नुकसानदायक होते हैं। इस कारण इनका उपयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। पर्यावरण को नष्ट करने वाले पदार्थ अंत में मानव को ही नष्ट कर देते हैं। इस कारण ऐसे पदार्थों का उपयोग अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। नौवां, स्वास्थ्य पर संकट। यदि किसी पदार्थ से हमारा स्वास्थ्य संकट में पड़ जाए तो ऐसे पदार्थों को सबसे अधिक दूरी पर रखना चाहिए। इसलिए यदि ऐसी चेतावनी देने वाला चिन्ह किसी वस्तु पर छपा हुआ हो तो उस वस्तु से बचकर रहना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तु विषबाधा भी उत्पन्न कर सकती है। अब अगला प्रश्न करते हैं। 9वें प्रश्न में क्या दिया गया, ऐसा क्यों कहा जाता है यह स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला है, अभिरूप सराव या मॉक ड्रिल उपयुक्त होता है। इसके स्पष्टीकरण में आएगा, अभिरूप सराव भविष्य में होने वाली आपदा से निपटने का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। अभिरूप सराव या मॉक ड्रिल आपदा की स्थिति में तुरंत और कम से कम समय में तैयारी करके स्थिति का मापन करने का एक साधन है। किसी भी आपदा से संबंधित प्रतिसाद प्रक्रिया को जांचने के लिए आपदा आने के पश्चात की स्थिति का आभासी संचालन करते हैं। आपदा आने पर उससे निपटने के लिए कुछ योजनाएं पहले से ही बनाई जाती है। आपदा से निपटने के लिए योजना के अनुसार बनाई गई सभी कृतियां सफल होंगी या नहीं, इसकी जांच प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा की जाती है। इस प्रकार आपदा से निपटने के लिए बनाई गई कृतियों अथवा यंत्रणा की कार्यक्षमता को जांचने के लिए अभिरूप सराव या मॉक ड्रिल उपयुक्त होता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, प्रभावी आपदा प्रबंधन भविष्य के लिए सुसज्जता निर्माण करता है। इसके स्पष्टीकरण में आएगा, कभी भी आपदा आ सकती है। अचानक आने वाली आपदा प्राकृतिक भी हो सकती है अथवा आतंकवाद जैसी मानव निर्मित आपदा भी हो सकती है। आपदा के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक अथवा जान माल का नुकसान होता है। इसलिए भविष्य काल में अपनी रक्षा करने के लिए आपदा प्रबंधन का गठन करना महत्वपूर्ण होता है। प्राकृतिक आपदा पर मानव नियंत्रण नहीं होता है, परंतु आपदा प्रबंधन का गठन करने से आने वाली आपदा की भयावहता को कम किया जा सकता है। स्थानीय और जिला स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने से विभिन्न स्थान के लोग आने वाली किसी भी आपदा से निपटने के लिए सुसज्जित रहते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। 10वें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित सारणी पूर्ण कीजिए। आपदा पूर्व प्रबंधन की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं, आपदा ग्रस्त अथवा आपदा प्रवृत्त या प्रवण भूभागों की पहचान कर लेना, नक्शों की सहायता से आपदा के संभावित स्थानों की जानकारी प्राप्त करना, आपदा प्रबंधन के लिए विशिष्ट रूप से प्रशिक्षण लेना, आम आदमी को भी आपदा प्रबंधन तथा निवारण की जानकारी देना। अब अगला प्रश्न करते हैं। 11वें प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे कुछ आपदाओं के चित्र दिए गए हैं। यदि आप पर ऐसी आपदाएं आए तो आपका आपदा पूर्व प्रबंधन और आपदा पश्चात प्रबंधन किस प्रकार रहेगा। इसके उत्तर में आएगा, ऊपर दिए गए चित्रों में निम्नलिखित आपदाएं क्रम से दिखाई गई हैं। पहला, गैस सिलेंडर से विषैली गैस का रिसाव हो रहा है, देखो यहाँ पे। दूसरा, बच्चों के 2 गुट एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। तीसरा, अतिवृष्टि से पानी भर जाने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। और चौथा है, चक्रवाती तूफान के कारण एक बवंडर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आपदा, आपदा पूर्व प्रबंधन, आपदा के पश्चात का प्रबंधन। आपदा में क्या है, गैस सिलेंडर से विषैली गैस का रिसाव। आपदा पूर्व प्रबंधन में क्या आएगा, सर्वप्रथम घर की सारी खिड़कियां तथा दरवाजे खोल देंगे। गैस एजेंसी में फोन करके तुरंत ही गैस सिलेंडर की मरम्मत करने वाले व्यक्ति को बुलाएंगे। घर में बिजली के बल्ब नहीं जलाएंगे, इलेक्ट्रिक उपकरण भी बंद कर देंगे। और आपदा के पश्चात का प्रबंधन में क्या आएगा, गैस सिलेंडर के रिसाव से निकली हुई गैस फैल गई हो तो
उस घर के सभी लोगों और पालतू जानवरों को घर से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। दूसरा क्या है? मारपीट। आपदा पूर्व प्रबंधन मारपीट को रोकने का प्रयास करेंगे, बड़ों अथवा शिक्षकों को बुलाकर लाएंगे। आपदा के पश्चात का प्रबंधन मारपीट शुरू हो जाने पर दोनों गुटों के बच्चों को अलग अलग कर देंगे। यदि कोई बच्चा घायल हो गया हो तो उन्हें प्रथमोपचार देकर उनका उपचार करेंगे। इस प्रकार की मारपीट पुनः न हो, हम उन्हें ऐसा समझाएंगे। तीसरा वाला है अतिवृष्टि। जिन निचले या उथले भागों में वर्षा का पानी भर जाता है, ऐसे स्थानों पर रहने वाले लोगों को सावधान रहने की चेतावनी देंगे। यातायात बंद होने के पूर्व ही पाठशाला कॉलेज के बच्चों को छोड़ देंगे। जिन लोगों को घर जाना संभव नहीं होगा, ऐसे लोगों को पाठशाला कॉलेज में आश्रय देंगे। और आपदा के पश्चात का प्रबंधन में क्या आएगा? अतिवृष्टि से पानी भर जाने के कारण यातायात बंद हो जाता है, घर में पानी भर जाता है, निचले या उथले भागों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे समय में बाढ़ में फंसे हुए लोगों की पर्याप्त सहायता करेंगे, जमा हुए पानी की निकासी के लिए सहायता करेंगे। ऐसे समय बंद पड़ी हुई बड़ी नालियों को खोल देंगे। उस स्थान पर बड़े व्यक्तियों की सहायता से सावधानी पूर्वक कुछ उपाय करेंगे। जमा हुए पानी में खेलने की अपेक्षा जिन्हें सहायता की आवश्यकता है उनकी मदद करेंगे। और लास्ट वाला है चक्रवाती तूफान। आपदा पूर्व प्रबंधन क्या आएगा? चक्रवाती तूफान के आने की चेतावनी आपदा आने के पहले ही दी जाती है। इस चेतावनी को अच्छी तरह से समझकर घर से बाहर नहीं निकलेंगे। यदि घर अच्छी स्थिति में न हो तो सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेंगे। और आपदा के पश्चात का प्रबंधन में क्या आएगा? चक्रवाती तूफान में फंसे हुए लोगों की सहायता करेंगे। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 10 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।